हाँ भाई, आज मैं आपके सामने रसायन विज्ञान लेकर उपस्थित हूँ और इसे आप एक शुरुआत मान लीजिए कि रसायन शास्त्र में रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। रसायन शास्त्र का विकास ही रासायनिक अभिक्रियाओं पर निर्भर करता है। इसका कोई सीमित रूप नहीं है। अभिक्रियाएं बढ़ती जाती हैं और रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। जितने तत्वों की खोज हो चुकी है, उन तत्वों के माध्यम से ही इतनी मोटी मोटी किताबें कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। इतने सीमित संख्या में तत्वों की खोज होने के बावजूद किस प्रकार इतनी मोटी मोटी किताबों का निर्माण हो गया। जीवन के हमारे हर क्षेत्र में रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। आप भोजन करते हैं, भोजन का पचना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। उसको आप डिटेल में देखेंगे, जब पाचन वगैरह पढ़ेंगे आप, तो आप देखेंगे किस प्रकार रासायनिक क्रियाओं का जन्म हमारे आमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में होता रहता है। रासायनिक अभिक्रिया जिस प्रकार आप देखते हैं कि मैग्नीशियम एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, परंतु जब दोनों को एक साथ आप मिला देते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का जन्म हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो आप कह सकते हैं कि तत्वों के आपसी संयोग या यौगिकों के आपसी संयोग से जो परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। पिछले क्लास में आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन भी पढ़ा होगा। भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। जैसे मोमबत्ती का जलना, पानी का जमकर बर्फ हो जाना, ये भौतिक परिवर्तन होता है। कोई नया उत्पाद नहीं बने, रिवर्सिबल होता है। उसी तरह रासायनिक परिवर्तन में भी आप पढ़े होंगे, नया उत्पाद होता है, इरिवर्सिबल होता है। जैसे भोजन का पचना, कागज का जलना, दूध से दही बनना, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसमें नया उत्पाद बन जाता है। अभी मैंने आपसे उत्पाद की बात की। उत्पाद क्या होता है? यह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन्हें क्या कहते हैं? मैग्नीशियम अभिकारक है, अभिकारक। ऑक्सीजन भी अभिकारक है। अंग्रेजी में इन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। इसके बाद तीर देख रहे हैं बना हुआ है, उसके राइट साइड में MgO लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो कुछ बना उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है। अब प्रश्न ये आता है, रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाए?
रासायनिक समीकरण लिखने की मुख्य दो विधियां हैं। पहला है शब्द समीकरण, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर तीर लगा दिया आपने, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये शब्द समीकरण हो गया। लेकिन शब्द समीकरण लिखना थोड़ा सा कठिन जान पड़ता है, लंबा हो जाता है। शॉर्ट में लिखने के लिए इन तत्वों के संकेत का प्रयोग किया गया। जैसे अभी जस्ट लिखा था मैंने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितना शॉर्ट हो गया। तत्वों के संकेत के माध्यम से उसी शब्द समीकरण का एक छोटा रूप दे दिया गया। इसे कहते हैं सांकेतिक समीकरण। तत्वों के संकेत के द्वारा बना दिया गया। अभी मैंने अभिकारक और उत्पाद की चर्चा की आपसे, आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और आप हमारे सामने आता है कि तीर जो है, तीर के पहले अभिकारक होता है और राइट साइड में उत्पाद होता है। जो कुछ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। फिर आप देखेंगे आखिर रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो क्या यह जो उत्पाद है इन अभिकारकों से टैली करता है, मिलता जुलता है? आप देखेंगे ऐसा नहीं है। परिमाण में तो समान हो सकते हैं, अगर नहीं सेम है तो आपको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करके अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष, आपको तराजू की तरह बैलेंस करना होगा। आप देखेंगे जो उत्पाद बनता है उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, गैस बन सकता है, इसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है। इसका तापमान कुछ और होगा, रासायनिक अभिक्रिया के बाद तापमान कुछ और होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य परिवर्तन होते हैं, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। इस तरह से आप रासायनिक अभिक्रिया को देख रहे हैं, किस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्सीजन संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का जन्म हुआ। कभी कभी आप देखते हैं इस तीर के ऊपर जो भी हो, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा 300 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया गया है। कभी कभी यहाँ ताप लिख दिया जाता है, आप किताब में देखते होंगे। इसका मतलब ये होता है कि इतना टेम्परेचर देने के बाद इन अभिकारकों में अभिक्रिया हो सकती है, हुई। जैसे आप पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो ऑक्सीजन गैस आसानी से नहीं बनती, लेकिन जब उसको टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो जल्दी से ऑक्सीजन गैस बनने लगती है। इसका मतलब आपको टेम्परेचर जो दिया आप लिखना पड़ेगा यहाँ। टेम्परेचर देने के बाद ऑक्सीजन गैस का निर्माण शीघ्रता से हुआ है, इसीलिए यहां पर टेम्परेचर। अब कभी कभी देखते हैं उत्प्रेरक का नाम सुने होंगे, उत्प्रेरक यहां लिख दिया जाता है, उत्प्रेरक।
उत्प्रेरक क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन के निर्माण में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग जब कर देते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो ऑक्सीजन गैस जल्दी से बनने लगती है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्या है, लेकिन रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जितना यहाँ मिला था, उत्पाद में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उतना ही बाहर निकल जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो प्रेरक ऐसे पदार्थ हैं जो क्रिया की गति को तीव्र अथवा धीमी कर देते हैं, लेकिन उनके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर कभी उत्प्रेरक लिखते हैं, कभी टेम्परेचर लिख देते हैं। आप देखते हो कभी कभी यहाँ पर लास्ट में उत्पाद में लिख देते हैं गैस, कोई मान सपोज कर लीजिए, इसी में यहाँ नहीं बनेगा लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करते हैं। जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा देते हैं तो उत्पाद में आपका बन जाता है ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर ऐसे तीर बना होगा और यहाँ G लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यह तीर बताता है कि गैस है। इस तीर से आपको पता चलता है कि जो उत्पाद में है G लिखा हुआ गैस का संकेत है, अर्थात रिएक्शन के बाद, प्रक्रिया के बाद गैस भी इवॉल्व होती है, गैस का भी निर्माण होता है। कभी कभी AQ लिख देते हैं, सपोज के लिए मान लीजिए AQ रिएक्ट पर AQ लिख देते हैं। इसका मतलब उस रिएक्शन में जल का प्रयोग हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन अर्थात जलीय मिश्रण। AQ का मतलब होता है मिश्रण जलीय है, जो उत्पाद हुआ वह जलीय है, पानी मिला हुआ है। तो इस तरह से आप टेम्परेचर, AQ का मतलब, G का मतलब समझ गए कि गैस का निर्माण हो रहा है, जलीय सॉल्यूशन है उत्पाद में, टेम्परेचर देने के बाद रिएक्शन हुआ। ये सारी चीज़ें रासायनिक प्रक्रिया में आप जान सकते हैं, ऐसा आपकी किताब में लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे तो आप इसको देखेंगे, AQ का प्रयोग, G का प्रयोग, एरो का प्रयोग तमाम वहाँ पर दिया होगा। अब देखिए, मैं दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। संतुलित का मतलब होता है परिमाण में, नाप तौल में, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो। तराजू का पलड़ा जैसे आप देखते हैं बैलेंस होता है, उसी तरह से समीकरण भी संतुलित होता है। उदाहरण के लिए अभी मैंने लिखा था Zn प्लस H2SO4 हो गया Zn SO4 प्लस H2। तीर के बाएं अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में Zn कितना है भाई, 1 है। Zn जिंक 1 है। H कितना है, 2 है। S कितना है, 1 है। O कितना है, 4 है। ये लेफ्ट हैंड साइड में। अब RHS में देखिए, उत्पाद में देखिए, इधर भी Zn 1 है, S भी 1 है,
O4 है, H2 है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्थिति लेफ्ट हैंड साइड में तत्वों की है वही RHS में भी है। तो इस समीकरण को आप संतुलित समीकरण कह सकते हैं, इसको आप संतुलित कह सकते हैं, क्योंकि तत्वों का जो परिमाण बाएं पक्ष में है, अभिकारक पक्ष में है, वही दाहिने पक्ष में भी है, यानी उत्पाद के पक्ष में भी है। दूसरे उदाहरण से मैं और स्पष्ट कर दूंगा आपको। Fe प्लस H2O, Fe आयरन का संकेत है, H2O आप जानते हैं पानी है, एरो बना, Fe3O4 प्लस H2। क्या यह समीकरण बैलेंस है? बैलेंस नहीं है। Fe यहाँ 1 है, H2 है, O यहाँ 1 है। दाहिने पक्ष में Fe3 है, O4 है, H2 है। आपका समीकरण बैलेंस नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि आपका जो रिएक्शन है, जो रासायनिक समीकरण है, वह बैलेंस नहीं है। अब इसके लिए Fe क्योंकि राइट हैंड साइड में 3 है, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। O आपका यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 का गुणा कर देंगे। अब आप देखिए, H आपका O आपका बाएं पक्ष में देखिए 1 है, 1 है, यहाँ क्या है 4 है, आपका H यहाँ 2 है, यहाँ भी H 2 है। ठीक, अब आप कर देंगे, जब हो जाएगा बैलेंस आपका इक्वेशन हो जाएगा 3 गुणा कर दे 3 H3Fe, और H में आप यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, 4 गुणा कर देंगे। तो इस तरह देखा आपने, यहाँ 3Fe प्लस 4H2O, और यहाँ प्लस 4H2। Fe3 यहाँ हो गया, यहाँ भी 3 है। वो आपका देखिए यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, इधर भी होगा, 8H2। Fe3 है, Fe3 है, H4 है, यहाँ भी 4 2 8 हो गया, 4 2 8H हो गया, यहाँ भी 4 2 8H हो गया। O4 है, यहाँ भी देखिए O4 हो गया। इस तरह से किसी भी रासायनिक समीकरण को आप बाएं पक्ष
और दाहिने पक्ष को ले करके आप आसानी से संतुलित कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। अब क्रिया के अंतर्गत जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो आज आपने पढ़ा, आप कल देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं।